Hello, welcome to Zen Study. Today we have again arrived for the significant issues that has appeared on today's newspaper. So let's begin. तो आज के पहले फ्रंट पेज पे ही सबसे प्रोमिनेंट जो न्यूज़ है इट इज़ अबाउट इन्फ्लेशन और कैसे इन्फ्लेशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम हुआ है। और हम लोग सीखेंगे कि इससे दो लर्निंग्स या दो क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पहला कि वाई इन्फ्लेशन हैज ईज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और दूसरा क्या इट विल इम्पैक्ट द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ आरबीआई। सो पहले देखते हैं कि न्यूज क्या है, फिर उसके रीजंस पे देखेंगे और देखेंगे प्रोबेबल आउटकम क्या हो सकता है इन नियर फ्यूचर। तो पहला है रिटेल इन्फ्लेशन ईज टू अ 5-year लो 3.54% इन जुलाई, बिलो द टारगेट ऑफ आरबीआई दैट इज 4%। तो जैसा हम लोग सब जानते हैं इन्फ्लेशन टारगेटिंग इज 4% ±2%। दैट मीन्स 2 to 6% का टॉलरेंट बैंड है कि इसमें अगर इन्फ्लेशन रहेगा तो आरबीआई कुछ स्ट्रिंजेंट मेजर्स नहीं लेगी। सो अब तो ये 4 का जो एक्चुअल टारगेट है उससे भी नीचे जा चुका है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसके रीजंस क्या है। तो हम लोग ये ग्लोबली देख रहे हैं कि फ्यूल का प्राइस जो पिछले 1-2 साल में यूक्रेन वॉर के बाद बहुत बढ़ गया था, अब वो थोड़ा कंट्रोल में है। और स्पेशली इंडियन रिफाइनरीज या इंडियन ऑयल कंपनीज कैन बाय रशियन क्रूड ऑयल। इसके चलते जो दुनिया में हाई था उससे इंडियन फ्यूल मार्केट का प्राइस उतना नहीं बढ़ा और इंडियन फ्यूल एक्सेस जो था वो हार्म नहीं हुआ, जबकि एक लेवल पे फ्यूल क्राइसिस और फ्यूल का एक्सेस पूरे दुनिया में टुक अ हिट। तो ये रशियन इंडिया डील जो था फॉर क्रूड ऑयल इट हैज इम्पैक्टेड पॉजिटिवली इम्पैक्टेड इन द इंडियन मार्केट्स, क्योंकि हम लोग एक एनर्जी डेफिशिएंट फ्यूल डेफिशिएंट कंट्री है एंड वी हैव टू इंपोर्ट आवर फ्यूल। अराउंड 80% ऑफ ऑल द फ्यूल दैट वी कंज्यूम इज इंपोर्टेड। इसके कारण से ही, क्योंकि फ्यूल डेवलप्स फर्टिलाइजर और फ्यूल कॉस्ट मनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड अदर एक्टिविटीज, तो अगर फूड इन्फ्लेशन होता है इंडिया में तो उसका मेजर रीजन फ्यूल इन्फ्लेशन भी रहता है। इस रीजन को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो हम लोग ये देखेंगे कि रशियन क्रूड ऑयल के एक्सेस से इंडियन मार्केट्स में फ्यूल का सप्लाई कभी हिट नहीं हुआ और उसके चलते हम लोगों के पास फ्यूल चीपर रेट में मिला। इसके चलते इन्फ्लेशन नहीं हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि क्या फैक्टर्स हैं या क्या डेटा प्रोवाइड करता है इन्फ्लेशन इन अर्बन इंडिया एंड इन्फ्लेशन इन वेरियस अदर स्टेट्स। तो पहला फैक्ट है, पहले तो हम लोग देखेंगे रूरल एंड अर्बन। तो ये देखा गया है कि रूरल इंडिया इज फेसिंग 4.10% ऑफ इन्फ्लेशन और वहीं जो अर्बन इंडिया है वो 2.98% का इन्फ्लेशन फेस कर रहा है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1%। बट व्हेन इट कम्स टू इनकम अर्बन इंडिया अर्न्स मोर। तो ये कह सकते हैं जो इन्फ्लेशन रूरल इंडिया में हाई होने के चलते रूरल इंडिया में इन्फ्लेशन का इफेक्ट ज्यादा होगा, बिकॉज अर्निंग भी लो है और इन्फ्लेशन भी हाई है रिलेटिवली अर्बन इंडिया के कंपैरिजन। अब हम लोग देखते हैं स्टेट वाइज डेटा। फॉर एग्जाम्पल देयर इज ऑल्सो अ हायर स्टेट डिफरेंस। यहां पे फैक्टरिंग किया गया है, बिहार में हाईएस्ट इन्फ्लेशन है और वहीं उसका नेबरिंग स्टेट झारखंड में लोएस्ट है। दैट एसेंशियली मीन्स इज कि कौन से, हम लोग को ये सोचना चाहिए कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके चलते इन्फ्लेशन डिपेंड करता है उस स्टेट पे जहां पे पॉपुलेशन या प्रोडक्शन या मार्केटिंग या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंपैक्ट करता है ड्यू टू वेरियस अदर रीजंस। तो ये हम लोग देखें डिफरेंट इंपैक्ट्स या डिफरेंट सेट ऑफ डेटा डिपेंडिंग ऑन विच पार्ट वी कंसिडर। इफ वी कंसिडर रूरल इंडिया, वहां पे इन्फ्लेशन ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू अर्बन इंडिया, और कुछ स्टेट्स में डिपेंडिंग ऑन द स्टेट इन्फ्लेशन का रेट भी डिफरेंट देखते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं कि व्हाट वाज द अर्बन इन फूड इन्फ्लेशन रेट। तो हम लोग ये देखते हैं कि लास्ट ईयर इट वाज इन 2024 इट इज अराउंड 4.63%।
बट जुलाई 2023 में इट वॉज 12.37%। मतलब जो इम्पैक्ट था यूक्रेन वॉर का वो दिखता था उस एरा में, और उसके चलते इट हैज रिड्यूस्ड। और ये भी कह सकते हैं कि उस समय हो सकता है और भी फैक्टर्स हैं, नॉट जस्ट फ्यूल, इट मे बी मॉनसून, इट मे बी वेदर, इट मे बी एनी स्ट्रक्चरल डिफिशियंसी जिसके कारण फूड इन्फ्लेशन वॉज अबव 10%। अब हम लोग नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आएंगे, सीपीआई बास्केट, जो कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। सीपीआई का जो रेट रहता है या जो बास्केट क्रिएट होता है उसमें इन्फ्लेशन ही डिटरमाइन करता है आरबीआई अपने रेट्स कैसे डिटरमाइन कर रही है। तो हम लोग जब फूड बास्केट देखते हैं तो उसमें जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है वो है जो सीपीआई का बास्केट है उसमें सबसे बड़ा जो कंपोनेंट है वो है फूड एंड बेवरेजेस, इट इज द हाईएस्ट शेयर। उसके बाद हाउसिंग और उसके बाद फ्यूल एंड लाइट। वैसे तो मिसेलेनियस है, बट मिसेलेनियस में क्या आइटम्स है वो बहुत छोटे और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट होते हैं, बट कलेक्टिवली इट हैज द हाईएस्ट परसेंटेज व्हेन आफ्टर फूड एंड बेवरेजेस। तो जब हम लोग फूड एंड बेवरेजेस को देखें तो अगर फूड बेवरेजेस में इन्फ्लेशन होगा, इट विल क्रिएट इन्फ्लेशन कलेक्टिवली इन द इकोनॉमी, और उसके बेसिस पे ही आरबीआई अपना मॉनेटरी पॉलिसी या रेट्स डिसाइड करेगा। तो कोई भी स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी के कारण या फिर कोई एक्सटर्नल फैक्टर के कारण या फिर किसी वेदर रिलेटेड इश्यू के कारण, जैसे कि फर्टिलाइजर, मार्केटिंग इनएफिशिएंसी या फूड इटसेल्फ, इन तीनों में अगर तेजी या इन्फ्लेशन है, दैट एसेंशियली मीन्स कि पूरे फूड एंड बेवरेजेस में इन्फ्लेशन बढ़ेगा और उसके चलते आरबीआई को अपने रेट्स मॉनिटर या चेंज करने पड़ेंगे। तब हम लोग देखते हैं कि फूड इतना एसेंशियल क्यों हो जाता है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन। उसका वॉल्यूम ज्यादा है, सारे लोग कंज्यूम करते हैं, और दूसरा बहुत डिफरेंट क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट है जो पूरी इकोनॉमी में हर एक सेगमेंट या हर एक सोशल सेगमेंट यूज करता है। बट फूड ऐसा चीज है जो कलेक्टिवली बहुत कंज्यूम होता है, वॉल्यूम बहुत प्रोड्यूस होता है और इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अगर फूड इन्फ्लेशन होगा वो किस किस कारण हो सकता है, क्योंकि हम लोग फर्टिलाइजर डिफिशिएंट है या क्रूड ऑयल से फर्टिलाइजर बनता है, तो अगर क्रूड ऑयल में इन्फ्लेशन है तो फर्टिलाइजर में दिखेगा, फूड प्रोडक्शन में दिखेगा। अगर मार्केटिंग में कोई इशू है या फिर ट्रांसपोर्टेशन में कोई हिकअप्स है या स्ट्रक्चरल एनोमलीज है इन द एग्री इकोनॉमी, तो भी फूड इन्फ्लेशन बढ़ता रहेगा, घटता रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दीज एनोमलीज। फिर आते हैं, अगर वेदर पैटर्न इज नॉट इन ग्रेट स्टेट, तो उसके चलते भी प्रोडक्शन या हार्वेस्ट घटेगा एंड इट विल क्रिएट डेफिसिट इन द मार्केट, और उसके चलते इन्फ्लेशन भी हो सकता है। तो ये हम लोग देखते हैं कि फूड क्यों इतना इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू इन्फ्लेशन, और क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण ही इन्फ्लेशन टारगेटिंग का जो मैकेनिज्म क्रिएट किया गया है, इससे आरबीआई डिटरमाइन करती है व्हाट आर द रेट्स इन द अपकमिंग क्वार्टर। तो ओवरऑल ये टॉपिक का मेजर था कि क्यों फूड इन्फ्लेशन कम हुआ और कैसे फूड इन्फ्लेशन मार्केट फोर्सेस या मार्केट में कितना कैपिटल रहेगा, कैश रहेगा बाय आरबीआई पॉलिसी, ये डिटरमाइन करता है। अब हम लोग देखते हैं इस पॉइंट, इस आर्ग्यूमेंट में कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, कि आरबीआई से हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आरबीआई कैसा स्टांस लेगा। तो रिसेंटली आरबीआई का जो पॉलिसी पुश था उसमें था कि आरबीआई मेंटेन्स द स्टेटस को, और रेपो रेट मेंटेन रखा गया है 6.5% पे। ये उसमें एमपीसी ने ये कहा या आरबीआई ने ये कहा कि अभी भी इन्फ्लेशन उनके हिसाब से नहीं है, तो इट हैज टू गो बिलो 4% और एटलीस्ट 4% टू टेक एनी फर्दर पॉजिटिव स्टेप्स। तो ये इन्फ्लेशन कम हो चुका है, इट हैज गॉन बिलो 4%, तो वी आर एक्सपेक्टिंग सम चेंजेस इन द मॉनेटरी पॉलिसी बाय द आरबीआई। अब अगले न्यूज पे आते हैं जो कि पॉस्को का न्यूज है। तो इसमें हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है कि पॉस्को जो अक्यूज पे लगेगा इट शुड बी जेंडर न्यूट्रल। जिसमें एक केस था जिसमें पॉस्को में अक्यूज्ड एक लेडी, एक वुमन थी। शी क्लेम कि पॉस्को कुड नॉट बी अप्लाइड टू हर बिकॉज शी इज अ वुमन। सो पॉस्को डिटरमाइन, हमेशा से जो 99% केस होते हैं वो इट इज अगेंस्ट या अक्यूज उसमें मेन होते हैं। तो ये जो चार्जेस फ्रेम किया जा रहा था उसमें
वुमेन ने ये क्लेम किया पॉस्को कैनॉट बी अप्लाइड टू हर, बट इसका स्ट्रिक्ट स्टांस लेते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये कहा कि पॉस्को इज जेंडर न्यूट्रल एंड इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू अ मेन, बिकॉज अगर आपके एक्शंस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर allows you to incarcerate for the act for your action, then POSCO can be applied. अब हम लोग आते हैं कि POSCO में ऐसे क्या रेफरेंस दिया है हाई कोर्ट ने। जो पहला है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टच, पहला मियर टच और दूसरा है पेनिट्रेटिव। तो अगर पेनिट्रेशन जैसा एक्यूजेशन नहीं लगा है तो इसको पॉस्को कोई और नॉर्म्स पे देखता है, बट इट इज पेनिट्रेटिव तो उस पर बहुत स्ट्रिंजेंट एक्शन ये इंटेल करता है ये एक्ट। तो टाइटल इस न्यूज का यही कह रहा है कि विमेन कैन बी ट्राइड फॉर पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। आर्ग्यूमेंट यही था कि शी कांट ट्राइड ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट ऑन चिल्ड्रन। तो ये आर्ग्यूमेंट हाई कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया एंड शी शुड बी ट्राइड ऑन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट। अब इंपॉर्टेंट है कि हम लोग इससे क्या सीखते हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि पहला नाउ ऑन इट, ये केस हमें ये बताता है कि एनीबडी कैन बी हेल्ड अक्यूज्ड ऑफ कमिटिंग एनी सेक्सुअल क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन। ये केस में यही दिखता है हाई कोर्ट ने जो कहा है। और दूसरा, आने चिल्ड्रन को, बच्चों को स्कूल में ही इनएप्रोप्रिएट टच के बारे में अवेयर कराना चाहिए फॉर एनी मिस हैपनिंग दैट कुड अकर टू देम। अब एक मोटिवेशनल या इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग अपने एग्जाम्पल्स के तौर पे या फिर एज अ रोल मॉडल या फिर ट्रू एक्टिविट्स के डेफिनेशन में कौन लोग फॉल करेंगे उसके बारे में हम जानते हैं। तो देयर इज अ प्लेस इन राजस्थान जहां पे बॉन्डेड लेबर का प्रॉब्लम रहा है और 2016 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के रेड के बाद कुछ लोगों को वहां से छुड़ाया गया था जो कि ब्रिक क्लेन में काम कर रहे थे, जहां पे, जिसको हम लोग हिंदी में ईटा भट्ठी बोलते हैं। तो वहां पे जिन लोगों को छुड़ाया गया और उसमें से एक ट्राइबल वुमेन हैज स्टार्टेड इन्फ्लुएंसिंग या क्रिएटिंग अवेयरनेस सो दैट द चिल्ड्रन वुड गो टू स्कूल, और स्कूल बिल्ड भी हो रहा है। तो न्यूज कुछ ऐसा है कि रेस्क्यूड बॉन्डेड लेबर बिल्ड स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन, जो कि उन्हीं बच्चों के हैं या वही बच्चे हैं जो कि बॉन्डेड लेबर थे या वो बच्चे हैं जिनके माता पिता बॉन्डेड लेबर का काम कर रहे थे। तो हम लोगों को इसमें दो तीन चीज सीखने वाला है। फर्स्ट, कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अ फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट सही से इन्फोर्स हो। देयर आर स्पेशल प्रोविजन इन लॉ, स्पेशल लॉज लेके आए गए हैं स्टेट स्पेसिफिक, जो कि इस एनोमली को, इस एक्सप्लॉयटेशन को रोके। तो स्टेट स्पेसिफिक लॉज है और इंडियन पिनल कोड में भी इसके लिए प्रोविजन है। तो हम लोग देखते हैं कि पहला सवाल ये है कि ऐसे कौन से रीजन है जहां पे बॉन्डेड लेबर की समस्या है, या ऐसा कौन सा रीजन है जहां आपके लोग हैं इस चीज में फंस जाते हैं। तो पहला वो रीजन जो सबसे प्रोमिनेंट है वो है ट्राइबल रीजन, जहां पे एक्सप्लॉयटेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है, बिकॉज एक कैश क्रंच रहता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम है, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो हैमलेट्स बहुत दूर होते हैं। इसीलिए अगर कोई एक्सप्लॉयट हो भी रहा है, दे कुड नॉट अप्रोच द एडमिनिस्ट्रेशन। और दूसरा, कि जहां पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है, किसी भी रीजन में अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी होगी तो लेबर्स कैन, इवन द लैंडलेस लेबर कैन वर्क एज एन एग्रीकल्चर लेबर, और उससे कोई लाइवलीहुड अर्न कर लेता है। और जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रहता है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अप्रोचेबल होता है, बहुत सुदूर इलाके नहीं होते जहां हैमलेट्स होते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ज्यादा विजिबल होता है, वहां के लोग बहुत इजीली एक्सेस कर पाते हैं। बट जहां पे लो प्रोडक्टिविटी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो है, तो वहां पे वैसे ही इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम होगा, दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन बहुत दूर होगा, और तीसरा जो सबसे रीजन है, क्योंकि सेमी डेरिया बेल्ट होता है ये, तो यहाँ पे
सॉइल की प्रोडक्टिविटी नहीं है, इसीलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा नंबर्स में ब्रिक क्लिन्स मिलते हैं। और ब्रिक क्लिन्स आर इनफेमस फॉर बॉन्डेड लेबर, वहाँ पे बहुत नंबर्स में अभी भी है। सो anybody who is from those regions should be aware about these facts. It may be asked in your interview or even stated an example in your mains. क्यों इस रीजन में सबसे ज्यादा ब्रिक क्लिन्स होते हैं और यहाँ पे बॉन्डेड लेबर एक्सप्लॉयटेशन का केस हम लोग देखते हैं। अब हम इस एक्टिविस्ट का या एक वाइस पर्सन का नाम जानते हैं। तो खेमराज गमेती उनका नाम है, एंड शी इज वर्किंग फॉर दीज अनप्रिविलेज्ड किड्स एंड शी इज वर्किंग फॉर देयर एजुकेशन। एंड हैट्स ऑफ टू द उदयपुर बेस्ड एनजीओ जो उनके इस एंडेवर में दे आर सपोर्टिंग द एक्टिविस्ट। तो जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, she learned a lesson from it and she is educating या making her efforts so that the upcoming generation can have the education that she could not afford, और या उस जमाने में वो एजुकेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो अगर वो एजुकेशन होता तो उन्हें अपने राइट्स के बारे में पता होता और मे बी वो कुछ ना कुछ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी उनके पास होता। बट हम लोग ये देखते हैं कि इवन आफ्टर almost 80 years of independence, 80 years of fundamental rights and these specific laws, there is bonded labor in the country. तो हम लोग देखते हैं ये सारा जियोग्राफी, इकोनॉमी, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, एब्सेंट एडमिनिस्ट्रेशन के कारण ही हो रहा है। और दूसरा, जो ऐसे इंडिविजुअल्स है जो इसको प्रमोट करते हैं, स्पेसिफिकली जो मनी लेंडर्स होते हैं इन रीजन में, दे एक्सप्लॉइट द पीपल इन दिस फॉर्म ओनली। तो इनके लिए भी एक एथिकल एम्पैथिकल इशू है कि हाउ डू दे कमिट सच क्राइम इन दिस 21st सेंचुरी एरा। अब हम लोग आते हैं एक सोशल इशू पे। सोशल इशू छत्तीसगढ़ का है, जहां पे एक नॉर्म बार बार देखने को मिल रहा है और वहां की टीचर फेडरेशन ने एक रिक्वेस्ट किया है टू ऑल द टीचर्स दैट दे शुड नॉट कम ड्रंक इन द स्कूल। तो ये वहां के सोशल मीडिया पे, रीजनल सोशल मीडिया में बहुत न्यूज फैल रहा है कि टीचर आर कमिंग ड्रंक। एक नोटेबल एग्जांपल दिया गया था न्यूज में कि प्रिंसिपल हिमसेल्फ हैज कम ड्रंक और ही वेंट ऑन टू फाइट सम फैकल्टी मेंबर्स इन द सेम इंस्टीट्यूशन। तो हम लोग देखते हैं इससे सोशल इश्यूज क्या बनते हैं। तो पहला है कि इररेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग से एक्चुअली में बाय टीचर्स एंड द चिल्ड्रंस पेरेंट हैज वेरी बैड इन्फ्लुएंस ऑन द स्टूडेंट्स या फिर चिल्ड्रन। वो देखते हैं ड्रिंकिंग यहाँ का सोशल नॉर्म है, तो ड्रिंक करने से या इररेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग से ये यहाँ का नॉर्म है, तो उनके लिए बहुत कैजुअल चीज हो गया। जैसे कि हम लोग ये न्यूज सुन के ये न्यूज पढ़ के ऐसा फील कर रहे हैं कि कैसे कोई टीचर दारू पी के स्कूल आ सकता है, बट उन चिल्ड्रन के लिए बहुत नॉर्म जैसा है क्योंकि उनके माँ बाप भी पीते हैं, क्योंकि वो रीजनल प्रॉब्लम इस न्यूज से पता चल रहा है। अगर टीचर्स पी रहे हैं तो वहां का सोशल नॉर्म से ऐसा होगा। तो इररिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग जो कि एक सोशल प्रॉब्लम जैसा है, इसके चलते आने वाली जनरेशन भी उतना ही इंपैक्ट होती है जितना प्रेजेंट जनरेशन जो कि इस हैबिट से परेशान है। तो अगर इस चीज को हम लोगों को एड्रेस करना है तो पहला देखना होगा उसका बेसिक रीजन क्या है। तो जो कमिटी है, फेडरेशन है ऑफ टीचर्स, दे हैव हाईलाइटेड कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि लो रेगुलेशन, बिकॉज जो एक्साइज पॉलिसी है इट अलाउज क्रिएशन ऑफ लिकर थ्रू महुआ, और दूसरा एक्सेस ऑब्वियसली, और तीसरा है कि इजी एक्सेस से और इजी प्रोडक्शन से जो वहाँ के लोकल पॉपुलेशन है वो बहुत इजी एक्सेस कर सकते हैं, और वो एक सोशल नॉर्म जैसा बन गया है ड्रिंकिंग और इररिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग। तो ये जो सोशल यहाँ मैंने हाईलाइट किया है कि देयर शुड बी ए सोशल कोड ऑफ कंडक्ट, सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं, ओवरऑल सोसाइटी के लिए, उस पूरे हैमलेट के लिए, सो दैट ये जो इसका जो खराब इंप्रेशन या जो खराब इफेक्ट तो हम लोग इस जनरेशन में देख ही रहे हैं, बट ये प्रोलॉन्ग होगा नेक्स्ट जनरेशन में। तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वहां के फेडरेशन को या वहां के लोगों को एक सोशल कोड ऑफ कंडक्ट लाना पड़ेगा फॉर लिमिटिंग दिस इररेस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग बिहेवियर।
अब हम लोग तुंगभद्रा जो कल डैम का इशू हुआ था उससे हम ये जानते हैं कि तुंगभद्रा में डैम कोलैप्स हुआ है पार्शियल, एक गेट टूट गया है एंड इट हैज लेड टू इकोनॉमिक लॉस। जो आने वाले अगले मॉनसून सीजन तक जो पानी स्टोर होना था और उससे एग्रीकल्चरल लैंड में पानी जाना था फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, वो अब नहीं जा पाएगा या कम जा पाएगा। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो वो डैम सपोर्ट करता था वो अगले एक साल तक कम प्रोड्यूस करेगा। तो इट वुड लीड टू फार्म डिट्रेस्ट, और इससे हम कह सकते हैं कि एक सिंपल कंस्ट्रक्शन, ऑप्टिमल कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से वी आर फेसिंग ड्यूअल इकोनॉमिक लॉस। पहला वाटर लॉस और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लॉस, और दूसरा जो डैम अगर पहले से ही रिपेयर कर किया जा चुका होता तो या तो ये कोलैप्स नहीं होता। अब क्योंकि ये डैम का गेट क्रैश हो चुका है तो इट हैज टू बी बिल्ट कंप्लीटली न्यू, जिसमें शायद रिपेयर से भी ज्यादा पैसा लगेगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स का अबाउट तुंगभद्रा इरिगेशन बोर्ड, जिसके मेंबर्स सेंटर, स्टेट और जो बेसिन रिवर्स है, बेसिन स्टेट है इस रिवर का, वो भी शामिल है। तो आपको ये जानना जरूर चाहिए कि क्या ये इरिगेशन बोर्ड कौन से लॉ पे बेस्ड है और कहाँ से इरिगेशन बोर्ड क्रिएट करने का या डेवलप करने का नीड है, और कैसे किसी भी इंटरस्टेट रिवर जो होती है, जो एक स्टेट से निकलती है दूसरे स्टेट जाती है, उसके बोर्ड में कौन कौन से मेंबर स्टेट्स होते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं एक ट्रेजेडी जो वायनाड में हुआ, और बैंक हैज सेड कि दे विल राइट ऑफ लोन फ्रॉम वायनाड। तो हम लोग इसको एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि अगर कोई भी कैलामिटी होगा तो वहां पे कोई भी लोन रिपे करने का चांसेस ऑलमोस्ट निल हो जाएगा। तो कोई बैंक लोन रिपे करने का इवेंचुअली देयर विल बी ए नॉर्म, क्योंकि क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी, वेदर इंड्यूस क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफी का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ेगा, तो ये इवेंचुअली नॉर्म, ये क्लॉज बन जाएगा। और हम लोग देखते हैं कि इस रीजन, जो वनरेबल रीजन है, वहां पे इतने ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वेदर इवेंट्स होंगे, तो वहां पे इंश्योरेंस कॉस्ट भी उन प्रॉपर्टीज का, उन लाइफ प्रॉपर्टीज का भी बढ़ने वाला है, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी वुड से कि इट विल लीड टू लॉसेस इफ वी अप्लाई द सेम प्रिंसिपल या पॉलिसीज फॉर द वनरेबल डिस्ट्रिक्ट्स। अब नेक्स्ट है आज का एडिटोरियल, जो कि डिसइंफॉर्मेशन और मोस्टली साइबर सिक्योरिटी और इन सब इशू पे है। तो द राइटर हैज informed us well about the last important happening for the last 5 years. अब हम लोग देखते हैं कि what he is intending to say by a simple diagram. तो सेंटर में है डिजिटल वर्नेबिलिटी, और डिजिटल वर्नेबिलिटी को अगर हम लोग बेसिक्स में समझें तो somewhat it is पर्सनल, और दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल। जो पर्सनल है उसमें फिनेंशियल है और पर्सनल डेटा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरा एक फिनेंशियल डेटा है या फिनेंशियल बैंक स्टेटमेंट्स है, या इनफैक्ट द मनी आई हैव इन द बैंक। तो फिनेंशियल फ्रॉड्स होने के चांसेस बहुत हाई हैं, तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी या साइबर क्राइम जैसा पार्ट आता है। इट इज पार्ट ऑफ फिनेंशियल फ्रॉड, बट आजकल बहुत ज़्यादा बैंकिंग इंटरनेट के थ्रू होता है, तो साइबर सिक्योरिटी भी उसमें उतना ही इन्वॉल्व हो जाए। फिर आते हैं हम लोग पर्सनल डेटा पे। तो पर्सनल डेटा में जो पर्सनल डेटा है अबाउट माई ऑल द डिजिटल डेटा दैट आई हैव, जो कि मेरे को एज अ पर्सन क्रिएट करती है, जैसे कि मेरा हेल्थ डेटा, मेरा पर्सनल कम्युनिकेशन, अगर किसी साइबर वनरेबिलिटी से वो एक्सेस हो गया थ्रू माई सर्विस प्रोवाइडर, या फिर मेरे ही बेवकूफ़ी से या मेरी ही नेग्लिजेंस से, तो ये एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि दीज आर द वनरेबिलिटीज एट अ पर्सनल लेवल। हम लोग देखते हैं कि दे आर एक्सटॉर्शन कॉल्स, फेक एक्सटॉर्शन कॉल्स, या फिर किसी को भी साइबर एक्सटॉर्शन में डील करते हैं। हम लोग हमेशा सुनते हैं कि देयर इज साइबर फ्रॉड और साइबर एक्सटॉर्शन हो रहा है। तो दीज आर द वनरेबिलिटीज एट इंडिविजुअल लेवल। अब हम लोग जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन वनरेबिलिटीज क्या है इंडिया में। तो ऑर्गेनाइजेशन में दो तरह के ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में है, एक पहला गवर्नमेंट इटसेल्फ और दूसरा नॉन गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट एंटिटीज, प्राइवेट कॉर्पोरेशंस। व्हेन इट कम्स टू गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास सबसे ज्यादा डेटा है तो और सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो व्हेन इट कम्स टू साइबर वनरेबिलिटीज, मोस्ट ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन सम साइबर फॉर्म।
तो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज मच मोर वनरेबल बिकॉज पूरा यूटिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी, गैस इंटरनेट पे बेस्ड होता है, उनका चैनलाइजेशन इंटरनेट बेस्ड होता है। तो ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। और इससे भी क्रिटिकल हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स, जो कि बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली इनेबल्ड होता है। तो एक है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरा है पब्लिक डेटा, जो हमारा और आपका डेटा है जो सरकार के पास है, लैंड रिकॉर्ड डेटा, कम्युनिकेशन डेटा। तो ये सारे पब्लिक डेटा को भी साइबर जो क्रिमिनल्स है वो एक्सप्लॉइट करते हैं फॉर वेरियस पर्पसेस, ब्लैक मार्केट में बेचना या डार्क वेब पे बेचना, फॉर एनी अदर एक्सप्लॉइटेशन जो कि टारगेटेड हो सकता है फॉर पर्सनल अटैक्स, पर्सनल ऑनलाइन अटैक्स। अब आते हैं हम लोग ऑर्गेनाइजेशन में प्राइवेट कॉर्पोरेशन। तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन इज फॉर क्रिएटिंग प्रॉफिट बाय बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। तो जब प्रोडक्शन इस चीज का प्रोडक्ट बनता है तो इट क्रिएट्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, और जो सबसे ज्यादा एस्पिनाज दुनिया में होता है इट इज अगेंस्ट कॉर्पोरेट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बाय देयर कॉम्पिटिटर्स और सम एनिमी स्टेट। जैसे कि एलिगेशन हमेशा लगता है कि चाइनीज नॉन स्टेट एक्टर्स, साइबर क्रिमिनल्स अटैक आर नोन फॉर कॉर्पोरेट एस्पिनाज टारगेटेड अगेंस्ट यूरोपियन एंड अमेरिकन कॉर्पोरेशंस। तो सेम चीज इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी या फिर प्राइवेट एंटरप्राइज में भी होगा जब हम लोग की इकोनॉमी और बढ़ेगी एंड देयर विल बी साइबर वनरेबिलिटीज स्पेसिफिकली टारगेटिंग पर्टिकुलर सेक्टर। हमारे आईटी सेक्टर का बहुत सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा, हमारे मेटलर्जी सेक्टर का बहुत सा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होगा। तो उस पर अगर टारगेट होता है तो हम लोगों का जो एडवांटेज रहता है अगेंस्ट द एनिमीज वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज ए मेटलर्जी का कोई कंपनी है दैट इज बिल्डिंग सम टैंक्स और सम आर्मर्ड व्हीकल, अगर इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हमारी एनिमी स्टेट में भी पाकिस्तान के हाथ लग जाता है थ्रू चाइना, तो दे विल बी एबल टू बिल्ड द सेम प्रोडक्ट विदाउट स्पेंडिंग अ रुपी। तो ये एक तरह का कॉर्पोरेट एस्पिनाज पूरी दुनिया में टारगेट होता है और टारगेटेड रहता है, हमेशा से रहा है। बट इसका साइबर एजेंडा हम लोग या साइबर एंगल हम लोग अभी देख रहे हैं। अब दूसरा है कि मोस्ट ऑफ द पावर कॉर्पोरेशन इन दिस कंट्री और आवर कंट्री जो अर्बन सेटिंग में है वो अब प्राइवेट एंटरप्राइज चलाते हैं, तो वो भी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैन करते हैं, स्पेशली टेलीकॉम एंड पावर। तो उनका क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को मैन करने का और टारगेटेड होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। अब उन लोग आते हैं कि सिंस द प्राइवेट कॉर्पोरेशंस आर एक्चुअल क्रिएटर्स ऑफ नेशनल वेल्थ, तो अगर उनका साइबर सिक्योरिटी स्टेट नहीं ओवरव्यू करे या ओवरसाइट ना रखे या पूरा नेशन का साइबर सिक्योरिटी में उनका इक्वल पार्टिसिपेशन, इक्वल पार्टनरशिप ना रहे स्टेट के साथ, तो हम लोगों का जो नेशनल वेल्थ है वो भी एनिमी एक्सप्लॉइट करेगा या फिर एनिमी टारगेट कर सकता है। ऐसा न्यूज में और र्यूमर्स में सुनने को मिलता है। सो दैट इज ऑल कि हम लोगों को अगर साइबर सिक्योरिटी को देखना है तो उनको इन सब चीजों में देखना है। एक, पहला पर्सनल, दूसरा ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऐसी चीजें जो रिनोमरेटिव हो, that has been created by spending money and it is intellectual property and it entails national wealth. अब हम लोग आते हैं आज के एडिटोरियल पे, जो कि समवट राइट्स बेस्ड इशू है, बट हम लोग ये एक्चुअली केस पे बेस्ड है जो कि मनीष सिसोदिया पे है, और हम लोग इससे देखेंगे कि कैसे आम सिटीजन के राइट्स भी इक्वल है बट इट इज नॉट ट्रीटेड in a same way. तो the title is The Top Court as a Custodian of Liberties. तो न्यूज में जो पहला आर्टिकल जो आज के फ्रंट पेज पे भी था उसी का ये एलोंगेटेड वर्जन है। तो उसमें पहला जो न्यूज फ्रंट पेज का जो न्यूज था उसमें हाईलाइट ये था कल का कि लुक बियॉन्ड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस कंसिडर्ड delayed trial and long term time in jail. That essentially means is कि ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है कि the prosecution or the state should look beyond, or the judicial courts
ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है टू द लोअर कोर्ट्स कि यू शुड लुक बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस एंड कंसिडर डिलेड ट्रायल एंड लॉन्ग जेल टाइम। तो जो पीएमएलए यहां पे बात किया जा रहा है, पीएमएलए हैज वेरी स्ट्रिंजेंट प्रोविजन व्हेन इट कम्स टू बेल। तो क्योंकि इसके ट्रायल में और इसके इन्वेस्टिगेशन में बहुत टाइम लगता है, बिकॉज कोई भी फाइनेंशियल क्राइम्स बहुत डीप डाउन जाते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल इन्वॉल्व, लॉट्स ऑफ कॉर्पोरेशन, शेल कंपनीज इन्वॉल्व होते हैं, तो इट विल टेक टाइम। और उसके चलते जो पहले जो अक्यूज लोग हैं वो जेल में रहते हैं, और ये पॉलिटिशियन जो जेल में हैं इन पे एक लिबर्टी का क्वेश्चन उठाया था इनके लॉयर्स। तो सेम आर्ग्यूमेंट पे डिबेट होते होते सुप्रीम कोर्ट ने यही स्टेटमेंट दिया था कि द लोअर कोर्ट्स और द कोर्ट शुड लुक बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने लिबर्टी वापस दे दिया है जो अरेस्टेड पॉलिटिशियंस थे फॉर विच देयर वर अक्यूज्ड ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस या फाइनेंशियल क्राइम्स। अब हम लोग इसको राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे। There are lakhs and lakhs of under trials whose rights have been trampled by the same inefficient investigation agency. It is trampled by the lack of public money. ये सारे जो renowned politicians है, they hire the top lawyers, the star lawyers, and they are paid through public money. तो जो अंडर ट्रायल्स है, जो बहुत सालों से बहुत इंडिया के बहुत सारे जेलों में है, दे डोंट हैव द एक्सेस टू पब्लिक मनी बिकॉज दी स्टार लॉयर्स आर चार्ज अ लॉट ऑफ मनी, और उतना पैसा वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनका केस उतना अच्छा रिप्रेजेंट नहीं होता है जितना इन पॉलिटिशियंस का हो पा रहा है। तो एक ये हम लोग चीज देखते हैं, और ये आम लोगों में डिस्कशन का भी डिस्कशन का भी टॉपिक रहता है। योर बेल प्रोविजन डिपेंड्स ऑन हु इज रिप्रेजेंटिंग योर केस। अगर आपका बेल प्रोविजन कोई नामी लॉयर रिप्रेजेंट कर रहा है तो इट इज लाइकली कि आपको बेल मिल जाएगा। तो डिफरेंस वही होता है कि कौन से नामी वकील कोर्ट में आपका केस प्रेजेंट कर रहे हैं। दीज अंडर ट्रायल्स जो कि 10-10, 12-12, 14-14 सालों से जेल में है, दे डोंट हैव एक्सेस टू दीज काइंड ऑफ मनी बिकॉज दे आर नॉट रिच। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स उनको भी हैं, इसीलिए वो जेल में है, और पूरा पूरा घर का संपत्ति चला जाता है, बट कोई बेल पे बाहर नहीं आता या कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना पाता बिकॉज इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हुआ है, ट्रायल पूरा नहीं हुआ है। तो बहुत सारे अंडर ट्रायल्स ऐसे जेल में रहते हैं। अगर इन रिनाउंड पॉलिटिशियंस का राइट्स लिबर्टी इंपॉर्टेंट है, तो ये अंडर ट्रायल्स जो कि अनरिप्रेजेंटेड हैं जुडिशियल कोर्ट्स में, उनका भी राइट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो अगर प्रिंसिपल सुप्रीम कोर्ट सेट कर रहा है टू दे हैव टू लुक बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, दे शुड ऑल्सो लुक बियॉन्ड द ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस व्हेन इट कम्स टू सिंपल अंडर ट्रायल पीपल जो कि बहुत सालों से जेल में हैं, और इससे उनका राइट्स का हनन ही हो रहा। अब एक इंस्पिरेशनल न्यूज या फिर एक लर्निंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट के लिए। ये जो फोटो है एक क्यूबन रेसलर का है, एंड ही इज अ लेजेंड ऑफ द गेम, एंड हिज नेम इज मिहान लोपेज नूनेज। ये क्यूबन रेसलर है एंड ही परफॉर्म्स इन ग्रेको रोमन रेसलिंग। ग्रेको जो हमारे रेसलर्स है वो फ्री स्टाइल रेसलिंग करते हैं, ग्रेको रोमन रेसलिंग इज समवट डिफरेंट, दोनों में डिफरेंस जानना जरूरी है। ग्रेको रोमन रेसलिंग इज फिजिकली मोर डिमांडिंग बिकॉज फ्री स्टाइल रेसलिंग में यू कैन ग्रैपल बिलो द वेस्ट। तो जो ग्रेको रोमन रेसलिंग होता है उसमें ग्रैपलिंग सिर्फ वेस्ट के ऊपर या कमर के ऊपर होता है, तो इट इज वेरी फिजिकली डिमांडिंग। यू कांट बेंड योर नीज, आप नीचे नहीं बैठ सकते बिकॉज सामने वाला आपको पैर से नहीं पकड़ सकता। तो रूल्स उसके बहुत स्ट्रिक्ट हैं। एंड वाई ही इज ए लेजेंड? बिकॉज ही इज द फर्स्ट एथलीट इन द वर्ल्ड जिसने 5 टाइम्स गोल्ड जीता है कंसेक्यूटिवली इन द सेम इवेंट। इससे एक चीज सीखने को मिलती है कि इस ओलंपिक्स के पहले लगभग 6-8 महीने पहले ही स्टॉप डूइंग एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी बिकॉज 5 ओलंपिक दैट मीन्स ऑलमोस्ट 20 ईयर्स। 20 ईयर्स उसी प्रोफेशनल एफिशिएंसी से रहना, इट इज इट इज इम्पॉसिबल टू जस्ट फैदम। 20 ईयर्स पहले हम लोग खुद उतने फिट नहीं रह पाते हैं। ही इज अ रेसलर, ही इज एन ओलंपियन। तो 20 साल तक ही डोमिनेटेड हिज वेट कैटेगरी, हिज स्पोर्ट, और 5
6 से 8 महीने पहले ही लेफ्ट एवरीथिंग टू प्रोटेक्ट हिज बॉडी फॉर द अपकमिंग इवेंट पेरिस ओलंपिक्स। इससे हम लोग ये जानते हैं, हम लोग ये एज एन एस्पिरेंट सीख सकते हैं कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए अगर आप बहुत पुश कर रहे हैं तो इवेंचुअली यू नीड टू टोन डाउन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उसके बाद जब एग्जाम पास आ जाए तो यू कैन शो द सेम एफिशिएंसी। और इसमें एक रीजन ये भी है कि अगर अपना पीक, अगर आपको लगता है पीक आ गया है तो आप उस पीक पे मेंटेन रखिए, बट इवेंचुअली आफ्टर फ्यू मंथ्स यू हैव टू टोन डाउन बिकॉज आप अपना पीक जान चुके हैं। यू कैन टच और अचीव द पीक एनी टाइम यू वांट। तो एग्जाम के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले यू कैन रीइन्विगोरेट द सेम स्पिरिट, सेम विगर एंड अचीव द पीक। तो ये ब्रेक लेने से बॉडी और माइंड रिलैक्स्ड होता है। यू कैन बी मच मोर प्रिपेयर्ड देन फॉर द अपकमिंग कॉम्पिटिशन। एंड what he did was legendary. He left his boot on the mat, the wrestler we are talking about, to show that he is retiring from the sport, being a gold medalist in the sport. इसमें एक कहानी और जुड़ती है। There is a great wrestler named Karelin from Russia. He was from the same sport, Greco-Roman wrestling, but he lost the last Olympics. So उतना renowned story नहीं रह गया, but this guy, this Olympian, this legend will always be known for winning 5 gold medals in a row. अब एक disheartening news. A YouTuber from Telangana is arrested for making peacock curry. Peacock is our national bird. और हम लोगों ने बहुत सारे क्लिप्स देखे हैं जिसमें एक डेड पिकॉक को पूरे राष्ट्र सम्मान के साथ दफनाया जाता है और उसको झंडे उसके ऊपर डाला जाता है, फिर उसको उठाया जाता है बहुत रिस्पेक्ट से, बिकॉज यही तो राष्ट्र का पहचान है। एंड दिस गाय इज मेकिंग करी आउट ऑफ इट फॉर व्हाट? लाइक्स? दैट्स द क्वेश्चन। तो इट शोज सोशल मीडिया एरा शोज हाउ इग्नोरेंट द पीपल आर अबाउट द लॉ और देयर ओन नेशनल एम्बलम, द नेशनल बर्ड। Now the question is, desperation for social recognition leads to these things. आपको लॉ पता है, everybody has learned कि peacock is the national bird, it should be respected. But mere for likes, he has committed a crime. Now क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या उस रीजन में ये बहुत कॉमन है? ये अगर ऐसा हुआ है तो ये पहली बार तो नहीं हुआ होगा, मे बी ये वहाँ के लोग ऐसा करते होंगे, तो ये सवाल उठ सकता है किसी के भी मन में। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, whomever is involved in this act. Now एक न्यूज, एक सोशल सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने के लिए, जो है कि 7 people killed in a टेम्पल स्टैम्पीड। स्टैम्पीड जब भी होता है, जब भीड़ लगती है तभी होता है। हम लोग बहुत सारे पॉलिटिकल रैलीज या तो देखते हैं या तो टीवी पे देखते हैं और देखते हैं कि उसमें ह्यूमंगस क्राउड होता है, बट उस पॉलिटिकल रैली में कभी आपने नहीं सुनेगा भगदड़ के चलते कुछ लोग मरे, बिकॉज द एडमिनिस्ट्रेशन कीप्स एवरीवन ऑर्गेनाइज इन अ वे कि कभी वो स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन क्रिएट ही ना हो। बट इवन इन स्मॉलर, रिलेटिवली स्मॉलर गैदरिंग्स स्टैम्पीड हो जाता है। It may be because mostly the stampede is because some rumors that was spread कि कुछ ऐसा हो गया, लोग भागने लग गए, and everybody saw somebody running और वो भागने लग गया और उसके चलते stampede हो गया और eventually कुछ लोगों का जान चला गया। तो ये शो करता है कि civic responsibility जो है कि not to heed to rumors या फिर maintain calm in any pressure situation। तो ये civic responsibility अगर हम लोग अपने चिल्ड्रन लोग स्टूडेंट्स को सिखाएंगे तो ऐसे स्टैम्पीड लाइक सिचुएशन अवॉइड हो पाएगा। क्योंकि जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन अपना ड्यूटी नहीं निभा सकते, इट इज अप टू अस टू मेंटेन द ऑर्डर। इफ वी पैनिक एंड क्रिएट मोर र्यूमर, इवेंचुअली थिंग्स विल टर्न साउथ एंड समबडी विल गेट किल्ड। और एक लास्ट न्यूज आज का कि पॉलिटिकल टर्मोइल के बाद, कहीं भी पॉलिटिकल टर्मोइल होता है तो इलीगल एक्टिविटीज उस रीजन से एमिट करना या बढ़ना, वहां से निकलना बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो कोस्ट गार्ड इज कीपिंग अ स्ट्रिक्ट विजिल इन द कोस्टल एरियाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, बिकॉज बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है, इलीगल एक्टिविटीज माइट इंक्रीज। तो दिस शोज कि बांग्लादेश से सिर्फ एक लैंड बॉर्डर का सिक्योरिटी नहीं इशू है, इट इज ऑल्सो कोस्टल, बिकॉज हम लोग कोस्टल वाटर्स भी शेयर करते हैं।
So that is all for today. Thank you very much.